Hello students, welcome back to another video session and I am the physics faculty Subhashish Das और ये वीडियो लेक्चर जूनियर क्लासेस के बच्चों के लिए है. Yes, those who are willing to crack IIT JEE और NEET examinations in coming days. तो जो अभी क्लास 8, 9 में हैं या 10 में हैं उनके लिए भी ये लेक्चर जो आज का पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत यूज़फुल है और अपना जो अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्सेप्ट है, उसको बिल्डअप करने में डेफिनेटली हेल्प करेगा. तो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा एनर्जी के साथ वर्क डन का थ्योरी को वर्क एनर्जी थ्योरम पे बेस्ड है और हम उसी में कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे. तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम बेस्ड प्रॉब्लम. ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम बेस्ड प्रॉब्लम, राइट. तो देखो, एक बहुत सिंपल चीज डिस्कस करेंगे कि सबको समझ में आए और सबको लगे कि हाँ, मेरे को तो भाई अभी जूनियर क्लास में हूँ, अगर मैं 8 में हूँ या 9 में हूँ तो डेफिनेटली मेरे को जेई का तैयारी करा जा सकता है. और अगर अभी से शुरू करते हैं तो मेरे को एडवांटेज मिलेगा कि जो काम मैं 11 में स्टार्ट करूंगा वो अगर मैं थोड़ा सा अभी से स्टार्ट कर दूं अपने बेसिक स्कूल स्टडीज़ के साथ साथ तो आई विल गेट अ एडवांटेज ओवर द अदर्स. 11th में अगर मैं एडवांटेज के साथ शुरू करूं, एक लीड लेके शुरू करूं तो डेफिनेटली वो जो 11-12 का 2 साल है उसमें ये लीड बहुत ज़्यादा काम करेगा, बहुत एडवांटेज दे देगा आपको. आप अगर एक बार लीड बना लेते हो ना और फिर डेडिकेशन के साथ 11-12 का 2 साल उस लीड को मेंटेन करते हो फ्रॉम अदर्स तो फिर कौन रोकेगा आपको, आपका रैंक पक्का है. तो चलो उस चीज को ध्यान में रख के एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं. मान लो दिया है कि एक क्वेश्चन इस तरह से है, मान लो दिया है, मैं लिटरेचर उस पर नहीं जाता हूँ, डायरेक्ट सिचुएशन को ड्रॉ कर रहा हूँ. मान लो दिया है कि एक सर्टेन मास है m 2 kg का, ठीक है, और ये 2 kg का मास मान लो एक इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ठीक है, और पता चला कि कुछ समय बाद, है ना, कुछ समय बाद वो वही 2 kg वाला मास जो कि 2 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट किया था, कुछ समय बाद मान लो ये t = 0 है और ये मान लो t = 4 सेकेंड है. तो 4 सेकेंड में ये वेलोसिटी मान लो जो कि 2 था वो अब बढ़ के 8 मीटर पर सेकेंड हो गया. तो भाई सवाल है कि क्या एक मास खुद ब खुद, है ना, अपने आप ही उसका वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल सरफेस में मूव करते हुए बढ़ गया? तो आंसर है नहीं. एक मास कभी भी अपना खुद का वेलोसिटी, है ना, कोई भी मास, कोई भी पार्टिकल अपना खुद का रनिंग वेलोसिटी को यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यानी स्पीड को, ठीक है, खुद इंक्रीज नहीं कर सकता है. किसी भी पार्टिकल को अगर अपना मूविंग स्पीड यानी डिस्टेंस कवरिंग कैपेसिटी पर सेकेंड वो कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है, इसको अगर चेंज करना है तो वो खुद नहीं कर सकता है, हमेशा उसको किसी न किसी से हेल्प लेना पड़ेगा. टू डू व्हाट? टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. या अगर वो अपना दिशा यानी डायरेक्शन बदलना चाहता है तब भी वो खुद ब खुद नहीं कर सकता है, उसको ये काम करना पड़ेगा किसी के मदद लेके. बगैर किसी का सपोर्ट लेके कोई भी मास ना तो अपना वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता है, ना ही अपने डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है. ये दोनों काम करने के लिए उसको जो हेल्प लेना होता है उसी को कहते हैं फोर्स. फोर्स के सहारे ही, फोर्स लगने पर फोर्स के सहारे ही ये अचीवमेंट संभव है किसी भी मास के लिए, राइट. तो मान लो मैंने वैसे एक सिचुएशन दिया जहां एक 2 kg का मास अपने डायरेक्शन को तो चेंज नहीं किया, हॉरिजॉन्टल सरफेस में एक ही डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, लेकिन अपना डिस्टेंस कवरिंग कैपेसिटी यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यानी कि स्पीड उसको चेंज किया डेफिनेटली 2 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड, 6 यूनिट बढ़ा लिया. तब सवाल है कि व्हाट इज द चेंज इन एनर्जी, व्हाट इज द चेंज इन इट्स एनर्जी, इसके एनर्जी में चेंज क्या हुआ? तो सिंपल सा आंसर है कि चूंकि पार्टिकल, है ना, चूंकि पार्टिकल हॉरिजॉन्टल सरफेस में मूव कर रहा है तो एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल में किसी भी मास का पोटेंशियल एनर्जी वेरी नहीं करता है, ठीक है ना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का जो मेजरमेंट है जिसका मेजरिंग फॉर्मूला आप जानते हो mgh से जो मेजर करते हैं उसमें h है वर्टिकल हाइट,
एज क्या है? वर्टिकल हाइट, यानी कि किसी भी जो जीरो रेफरेंस लेवल है, ये जीरो पोटेंशियल एनर्जी लाइन अगर है, तो इससे कोई पार्टिकल कितना ऊपर है या उससे कितना नीचे है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं उस पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी, अगर कोई इस जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल से ऊपर है यहाँ कोई मास, तो इस पोजीशन में मास का पोटेंशियल एनर्जी हम लिखेंगे कितना? mgh। वही अगर कोई पार्टिकल उस जीरो पोटेंशियल एनर्जी लाइन से एच डैश नीचे है, तो अब इस मास का हम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ लिखेंगे माइनस mgh डैश। ये होता है पोटेंशियल एनर्जी को लिखने का फॉर्म। जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल से कुछ हाइट पर मास रहेगा, जितना हाइट पर रहेगा उतना हाइट को हम mg के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और वो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है ना। वही अगर कोई पार्टिकल का पोजीशन जीरो एनर्जी लेवल जिसको मान रहे हैं जिस लाइन को, उससे अगर वर्टिकली नीचे रहेगा और मेरे को एग्जैक्टली पता होगा कि कितना वो वर्टिकली नीचे है, तो उस वर्टिकल सेपरेशन को यूज करके माइनस mgh डैश लिखेंगे, क्योंकि ये अगर जीरो से ऊपर पॉजिटिव एनर्जी लेवल है तो जीरो से नीचे नेगेटिव एनर्जी लेवल, ठीक है ना। तो अगर कोई पार्टिकल एक ही एनर्जी लेवल पे मूव करे तो फिर उसका पोटेंशियल एनर्जी जो भी है उसका चेंज तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए जब कभी कोई मास एक सर्टेन हॉरिजॉन्टल लेवल, चाहे वो हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राउंड है या इवन ग्राउंड से ऊपर किसी लेवल पे, लेकिन जब तक वो एक लेवल पे मूव करेगा, अपना चेंज ऑफ पोजीशन एक ही लेवल पे करेगा, एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे करेगा, तो तब उसका पोटेंशियल एनर्जी का चेंज नहीं होगा। इसीलिए यहाँ तो फिलहाल इस केस में हम आंसर के तौर पे जहाँ पूछा कि व्हाट इज द चेंज इन इट्स एनर्जी, तो हम लिखेंगे पहला कि नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। इस केस में नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, क्लियर। अब है कि तब कौन सा एनर्जी, कौन सा फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज हो रहा है? वो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में डेफिनेटली चेंज हो रहा है, बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज टेकिंग प्लेस, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज टेकिंग प्लेस। समझ में आ रहा? तो ये स्कूल लेवल के बच्चों के लिए, आप जूनियर लेवल पे हो, आपके लिए ये समझना बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, लेकिन आप समझ रहे हो कि काइनेटिक एनर्जी कब होता है? व्हेनेवर अ पार्टिकल इज फाउंड इन अ स्टेट ऑफ मोशन। जब मोशन होगा, यानी जब मोशन रहेगा तभी तो हम वेलोसिटी रीड कर पाएंगे, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यानी कि स्पीड को रीड कर पाएंगे। और काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ मास इनटू स्क्वायर ऑफ दैट वेलोसिटी वैल्यू। तो यहाँ वेलोसिटी वैल्यू में चूंकि चेंज है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज है, तो हम वो काइनेटिक एनर्जी का चेंज कैलकुलेट कर पाएंगे। देयरफॉर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वो हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है ना। हाफ एम वी स्क्वायर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब देयरफॉर मैं डेल्टा के ही यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्रेस कर रहा हूँ। तो 1/2 इंटू एम को कांस्टेंट ले, मतलब कॉमन ले सकते हैं, इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 1/2 मैंने मास को शायद 2 लिया, 2 kg राइट, इंटू 8 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है। इधर 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो दिस इज 64 माइनस 4 यानी कि 60 जूल। 60 जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी हम चेंज होते हुए देख रहे हैं। कितना चेंज हो रहा है? 60 जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ इन 4 सेकेंड। कितना सेकेंड का जर्नी हमने देखा? 4 सेकेंड। क्वेश्चन में दिया हुआ था 4 सेकेंड। आप देख सकते हैं एक बार फिर से डायग्राम को। यस, दिस 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में काइनेटिक एनर्जी इतना चेंज हुआ 60 जूल का। अब सवाल है, इसी में अगर दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया जाए आपसे कि फाइंड द वर्क डन ऑन द मास during this interval of 4 सेकेंड, कारण वो 4 सेकेंड का जर्नी हमने वहां दिखाया था। ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ दिस इंटरवल 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में कितना वर्क हुआ? तो सवाल है कि जैसे मैंने कहा था शुरू में ही कि भाई बगैर किसी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस का, बगैर किसी मदद का, किसी फोर्स का
कोई भी मास अपना वेलोसिटी मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन यहां हुआ पार्टिकल 2 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड में ट्रेवल कर गया, तो इसका मतलब डेफिनेटली कोई ना कोई तो उसको मदद किया. सो दैट सपोर्ट इज डेफिनेटली प्रोवाइडेड बाय सम एक्सटर्नल एजेंट जिसको फोर्स कहेंगे. तो मान के चलो ये t इक्वल टू 0 सेकेंड में ये 2 kg का जो रनिंग स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड था, जो कि 4 सेकेंड में वही 2 kg का रनिंग स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड हो गया. यानी कि ड्यूरिंग दिस इंटरवल डेफिनेटली इट इज एक्सपीरियंस सम एक्सटर्नल थ्रस्ट एवरीवेयर ड्यूरिंग दिस मोशन. थ्रू आउट उसका मोशन में हर जगह उस मास में एक एक्सटर्नल थ्रस्ट लगा होगा. ठीक है ना, लास्ट पोजीशन ऑफ डिस्कशन तक. तो वो फोर्स कितना है मेरे को नहीं पता है. ठीक है, अगर पूछा जाए तो वो फोर्स भी पता किया जा सकता है, लेकिन इतना तो तय है कि सम फोर्स हैज डेफिनेटली वर्कड ऑन दिस मास इन चेंजिंग द वेलोसिटी फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड इन 4 सेकेंड. ये लास्ट इंस्टेंट जो है वो 4 सेकेंड का है. तो इसका मतलब है कि वर्क डन बाय द फोर्स that has only caused the change in kinetic energy. तो इसीलिए जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, उस काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने का काम कौन किया? दिस अनबैलेंस फोर्स, जिसके बारे में हम एग्जैक्टली नहीं जानते हैं. तो जो वर्क डन बाय द फोर्स है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का ही बराबर होगा. यानी कि वर्क डन को भी हम 60 जूल आया था ना, हाँ 60 जूल लिख सकते हैं. वर्क डन को भी हम 60 जूल लिख सकते हैं. तो दैट इज द वर्क डन वैल्यू इज 60 जूल, जो कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ था. अब अगर मेरे को पूछा जाए कि वो कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स, ठीक है, वो कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स एग्जैक्टली वर्क किया टू डू दिस मच अमाउंट ऑफ वर्क. तो देखो हमको ये पता है कि वर्क डन कितना का हुआ. अब सवाल ये है कि डेफिनेटली अगर फोर्स लगा और वो वैल्यू मैं मान रहा हूं कि कांस्टेंट फोर्स अगर एक्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली द रिजल्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना चाहिए वो भी कांस्टेंट होगा. तो यानी कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस अगर मान ले, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन अ जर्नी ऑफ 4 सेकेंड, तो वो डिस्प्लेसमेंट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना. तो अब है कि हमको डिस्प्लेसमेंट नहीं पता है. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर निकालूं तो a का जरूरत है, a इज f बाई m. तो व्हेन आई डोंट नो द डिस्प्लेसमेंट s, तो एक फॉर्मूला में मेरे को s भी नहीं पता है, a भी नहीं पता है. तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? हमको तो डिस्प्लेसमेंट पता करने के लिए हमको क्या करना होगा? तब फिर मैं ये वाला फॉर्मूला पे नहीं जाऊंगा. मेरे को इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है और टाइम भी पता है. तो पहले मैं a कैलकुलेट कर लूंगा. तो सबसे पहले क्या करूंगा? v इज इक्वल टू u प्लस at लगाऊंगा, जहां मेरे को v पता है 8, u पता है 2, भले ये नहीं पता है लेकिन टाइम मेरे को पता है 4 सेकेंड. तो यानी कि a का वैल्यू मेरे को मिल गया 8 माइनस 2 6/4, दैट इज 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये देखो, अब मैं चालाकी से क्या किया, थोड़ा दूसरा फॉर्मूला सोचा जहां मेरे को अवॉइड किया जा सकता है कि एक इक्वेशन में 2 अननोन से बचे. तो एक अननोन वाला मेरे को इक्वेशन मिल गया v इज इक्वल टू u प्लस 80. तो वहां से मैंने a का वैल्यू निकाल लिया 3/2. जैसे ही मेरे को a का वैल्यू मिल गया, अब मैं इस इक्वेशन में बैठा हूं 2 into 4, इनिशियल वेलोसिटी 2, दैट इनटू टाइम ऑफ जर्नी 4 प्लस 1/2 इनटू एक्सेलरेशन 3/2 इनटू 4 स्क्वायर यानी 16. तो यहाँ देखो 2 into 2 4, इधर 4 कटेगा, तो ये कितना हो गया 8 प्लस 12 यानी कि 20 मीटर. तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ 4 सेकेंड में मेरे को वो पता चल गया 20 मीटर. तो 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ इन 4 सेकेंड बाय एन अननोन फोर्स विच हैज डन द वर्क ऑफ 60 जूल. तो एक और फॉर्मूला होता है वर्क डन बराबर वर्क डन दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो मैं ये फॉर्मूला अगर लगाऊं तो अब मेरे को डिस्प्लेसमेंट पता है, भले फोर्स नहीं पता है, लेकिन वर्क डन कितना का हुआ है वो तो मेरे को पता है ना. वर्क डन कितना का हुआ है वो पता है. तो आई कैन अप्लाई 60 इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज 20 मीटर. तो देखो
फोर्स कितना आ गया, फोर्स आ गया 3 न्यूटन, यानी कि मेरे को फोर्स का भी मैग्नीट्यूड मिल गया 3 न्यूटन। तो देखो हर एक स्टेप को अगर 1 बाय 1 सोचेंगे तो हम एक चीज से यहाँ सिर्फ एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया, फिर काइनेमेटिक्स भी लगा, और काइनेमेटिक्स लगा के फिर फाइनली हमने वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगा के फोर्स के बारे में भी पता कर लिया। तो फिजिक्स में आपको इस तरह से एक दूसरे के साथ जो इंटरलिंक्ड फॉर्मूला है, जो इंटरलिंक्ड कॉन्सेप्ट है, उसको समझना पड़ेगा, और इसके लिए हर एक इंडिविजुअल चीज को आपको बारीकी से समझना पड़ेगा। तो तब आप उस जो इंटीग्रेटेड लेवल का कॉन्सेप्ट है, जो जेई लेवल का कॉन्सेप्ट है, उसको आप सीख पाओगे। तो यही डिफरेंस है बेसिक कंटेंट और जेई लेवल के लिए। आपको अगर तैयार होना है फाउंडेशन कोर्स में, जनरली हम लोगों को इसी तरह से इंटरलिंक्ड कॉन्सेप्ट और थॉरो इन डेप्थ डिस्कशन करने का स्कोप मिलता है। और आप अगर इसी तरह से पढ़ोगे, है ना, आप अगर इसी तरह से पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप खुद को जेई के प्रिपरेशन में खुद को इन्वॉल्व कर सकते हैं, और हर एक सवाल के साथ आप कुछ नया सीखेंगे, और यही लर्निंग आपको आगे चल के में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। सर कीप वॉचिंग, थैंक यू।